नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति साहू गवर्नमेंट कॉलेज अभनपुर से आज आपको मैं हार्मोन्स, ड्रग्स एंड बिहेवियर टॉपिक के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हार्मोन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें डक्टलेस स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनके द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजी और बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शंस को रेगुलेट और इंटीग्रेट करते हैं। ड्रग्स जो होते हैं वो मेडिसिन्स होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर में इंजेस्ट करने के, हमारे द्वारा लिए जाने के बाद या हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस होने के बाद फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ड्रग्स जो होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं और इसलिए हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर पर इनका असर देखने को मिलता है। बिहेवियर जो होता है वह किसी भी एनिमल या पर्सन के सराउंडिंग के सापेक्ष में, किसी भी स्टिमुलस के सापेक्ष में किया गया एक्शन या रिएक्शन होता है। अक्सर बिहेवियरल सिस्टम किसी भी एनिमल में 3 कंपोनेंट का बना हुआ होता है। पहला इनपुट सिस्टम, जिसे हम सेंसरी सिस्टम कहते हैं, जो कि सिग्नल या सेंस रिसीव करने का काम करता है। दूसरा इंटीग्रेटर, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है इंटीग्रेटर की तरह, जो भी सिग्नल या सेंस आए हैं उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट सिस्टम को भेजता है, इफेक्टर सिस्टम को भेजता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हार्मोन्स एंड बिहेवियर। हार्मोन्स और बिहेवियर के संबंध को स्टडी करने वाला साइंटिफिक वे कहलाता है बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी। इसके फाउंडर साइंटिस्ट जो थे फ्रैंक ए बीच, डेनियल लेहरमैन एंड विलियम सी यंग ने काफ़ी वर्क किया है डोमेस्टिक और लेबोरेटरी एनिमल्स पर। इनका कंसेप्ट, इन्होंने हार्मोन और बिहेवियर के बीच में संबंध डेवलप करने के लिए कंसेप्ट जो है इन्होंने डेवलप किया हुआ है। हार्मोन्स और बिहेवियर ये आपस में बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वह किसी भी सेलुलर फंक्शन को चेंज करते हैं या कहें उनके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं और इस तरह से ये हमारे बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन और बिहेवियर का जो रिलेशन होता है वो एक तरह का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। जिस तरह से हार्मोन की वजह से बिहेवियर इफ़ेक्टेड होते हैं, उसी तरह से कि बिहेवियर की वजह से कई बार हमारे शरीर में हार्मोन कंसंट्रेशन भी चेंज होते हैं। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो हार्मोन्स और बिहेवियर के बीच में लिंक बताते हैं, एक दूसरे का बीच इनकी डिपेंडेंसी बताते हैं और इनके द्वारा सब विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वो इस तरह है। पहला, हार्मोनली डिपेंडेंट जो बिहेवियर होंगे वो हार्मोन को किसी भी तरह से अगर हमने ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से वह बिहेवियर हो रहा है तो वह बिहेवियर भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। दूसरा, अगर वो बिहेवियर पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो गया है, स्टॉप हो गया है और फिर कुछ समय पश्चात हम उस मिसिंग हार्मोन को रिस्टोर करते हैं तो वह बिहेवियर भी वापस से रिस्टोर हो जाता है, वह बिहेवियर भी दोबारा परिलक्षित होने लगता है। फाइनली यह भी कहा जाता है कि हार्मोन कंसंट्रेशन जो होता है और बिहेवियर ये दोनों कोवेरिएंट होते हैं, अर्थात जो बिहेवियर है वो हार्मोन के अधिक मात्रा होने पर ही परिलक्षित होते हैं। हार्मोन्स का, बहुत सारे हार्मोन्स का विभिन्न बिहेवियर पे अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हम उनको कुछ उनमें से देखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अक्सर एनिमल्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं और ये सीजनल ब्रीडर जो होते हैं इनमें हार्मोनल एक्शन
में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से ये सीजनल ब्रीडर जो हैं एक्टिव रूप में ब्रीडिंग सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान इनके ब्लड में सेक्स हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह से ये अपने ब्रीडिंग सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। अक्सर हमें एनिमल्स में सेपरेट सेक्सेस देखने को मिलता है और यह नतीजा होता है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन नामक स्टेरॉयड हार्मोन्स के कंसंट्रेशन के रेशियो में डिफरेंस होने की वजह से हमें मेल और फीमेल सेक्सेस अलग अलग दिखते हैं और उनके बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को दो मुख्य हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। पहला है FSH और दूसरा है LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण के लिए टेस्टिस की सेल्स को प्रेरित करती हैं। वहीं वुमेन में ओवरी को प्रेरित करती हैं कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करें। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली ओवरी के ग्रोथ के लिए और ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। LH जो होता है वो फीमेल्स में जो एग लेइंग फीमेल्स हैं उनमें इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से एंटीरियर भाग से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन FSH और LH को बाधित करता है, इनहिबिट करता है। इसलिए जो सेक्सुअल साइकिल होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। वहीं जब प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो FSH और LH की मात्रा बढ़ जाती है और सेक्सुअल साइकिल फिर से रिपीट होने लगता है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला मेलेटोनिन हार्मोन भी जो है वह इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है गोनेड्स के ग्रोथ में। थायराइड के द्वारा सिक्रीट किया गया हार्मोन थायरॉक्सिन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी मात्रा थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो सेक्सुअल मैच्योरेशन डिले हो जाता है, साथ ही साथ सेक्सुअल बिहेवियर में भी अंतर देखने को मिलता है। सेक्सुअल बिहेवियर भी बाधित होता है। कुछ मुख्य हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें से एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है काफ़ी ज़्यादा विभिन्न तरह के रोल प्ले करता है बॉडी में। एक मुख्य रोल तो यह है कि यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में मेंटेन करता है, उसके डेवलप करने के लिए मदद करता है, साथ ही साथ फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करने में मदद करता है। एस्ट्रोजन जो होता है यह ब्रेन और बॉडी पे काउंटलेस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर सोशल साइकोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो यह डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वर्बल मेमोरी, मोटिवेशन फॉर सेक्स, इमोशनल जेलेसी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस तरह के व्यवहारों को प्रभावित करता है। ब्रेन में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और यह एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देते हैं। सेरोटोनिन भी जो होता है वह डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को प्रभावित करता है। इन सभी केसेस में एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स देकर रोगी को ठीक किया जा सकता है। उनके सिम्टम्स के आधार पर और सेक्स के आधार पर एस्ट्रोजन सप्लीमेंट का डोज अलग अलग हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन भी काफ़ी मुख्य रोल अदा करता है मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू की ग्रोथ में, टेस्टिस और प्रोस्टेट के डेवलपमेंट में। साथ ही साथ यह हेल्प करता है कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हों। टेस्टोस्टेरोन मोस्टली एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करता है। यह सेक्स ड्राइव को भी इंक्रीज करता है। इवन
वुमेन्स में भी यह सेक्सुअल मोटिवेशनल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। रिसर्च में पाया गया है, रिसर्च सपोर्ट करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वह स्पेशल स्किल्स डेवलप करने में मेल में मदद करते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता प्रोड्यूस किया जाता है एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। उसी तरह से वैसोप्रेसिन भी जो है वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वह डायरेक्टली ब्रेन के न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस एवं एमिगडाला पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे ही सेक्स की क्रिया कंप्लीट होती है तो इसका स्रावन बढ़ जाता है और इसकी वजह से बॉन्डिंग रिलेशनशिप जो होता है वह काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। इट प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टनर्स। ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करने में मदद करता है, लोगों के लिए प्रति पॉजिटिव व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन के लिए भी जो है ब्रेन्स में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इसकी मात्रा ज़्यादा मात्रा मेल और फीमेल में देखने को मिलती है जिसमें जो मोनोगेमस रिलेशनशिप्स निभाते हैं, अर्थात सिंगल पार्टनर्स रखते हैं। यह वैसोप्रेसिन अपने यंग वंस की केयर करने के लिए भी प्रेरित करता है। ये दोनों ही हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है एक तरह से एफिलेटिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एफिलेटिव बिहेवियर का अर्थ होता है सोशल और इमोशनल बिहेवियर या बॉन्ड्स जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अब देखते हैं हार्मोन्स एंड मैटरनल बिहेवियर। हमने पहले ही आपको बताया था कि एस्ट्रोजन जो होता है वह फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है, तो वह ब्रेस्ट और शरीर के अन्य फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो होता है वह मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, जो इन दोनों की वजह से ही जो है फीमेल जो है फीडिंग बिहेवियर को शो करती है। प्रोजेस्टेरॉन जो कि ओवरी और प्लेजेंटा के द्वारा सीक्रेट किया जाता है वह ऐसे फीमेल्स जो अंडे देती हैं उनको सेतने के लिए प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वह बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स पर एक्ट करता है, जैसे कि ब्रेस्ट, यूट्रस एक्सेट्रा पे। यह जो होता है एक तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और चाइल्ड बर्थ के बाद दुग्धपान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए देखते हैं कि हार्मोन्स का और अन्य बिहेवियर्स पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है बॉडी में। इसकी दोनों ही समस्या हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म मूड और इंटेलेक्चुअल फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। दोनों ही कंडीशन में मूड स्विंग्स, शॉर्ट टेम्पर्ड, स्लीपिंग सिकनेस देखने को मिलता है। थायराइड की कमी की वजह से या थायराइड की अधिकता की वजह से फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं हीनता से भी ग्रसित हो जाते हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, यह हार्मोन एड्रिनल से सिक्रेट किया जाता है और यह 3 तरह का बिहेवियर जिसे कहते हैं हम फियर, फाइट एंड फ्लाइट, डर, एग्रेशन एवं अनुचित कंडीशन होने पर वहाँ से क्विट करना, ऐसी भावनाओं को या ऐसे व्यवहारों को परिलक्षित करने के लिए मदद करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला मेल सेक्स हार्मोन, जिसे एंड्रोजन भी कहा जाता है, जनरली ये हार्मोन जो है
डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करता, या कहें कि ये आगे जाकर चेंज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन और डीटीएच में, एवं यह टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी में चेंज होता है मेल में, वहीं फीमेल में यह चेंज हो जाता है एस्ट्रोजन में, और आगे जाकर ये मेल और फीमेल के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर माना जाता है कि ये एग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हार्मोन जो है सोशल डोमिनेंस, पावर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, पावरफुल बिहेवियर को शो करने के लिए भी प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पहले ही बता चुके हैं, सामाजिक एवं इमोशनल व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए अब देखते हैं हम ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बिहेवियर पर। ड्रग्स जो होते हैं उनके अलग अलग असर देखने को मिलते हैं, बॉडी में अलग अलग व्यवहार पर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। यह जो इफ़ेक्ट है वो डिफ़र करता है कि वो किस अलग अलग इंडिविजुअल पे इसका इफ़ेक्ट अलग अलग होता है, एवं यह इसका इफ़ेक्ट जो है डिपेंड करता है किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ के अनुसार इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ शेप, साइज़, बॉडी जो है सामने वाला इंडिविजुअल, उसके ऊपर भी उसके अनुसार भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही साथ कितनी मात्रा में और कितनी स्ट्रेंथ में ड्रग दिया गया है, इस पर भी इसका इफ़ेक्ट डिपेंड करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर कोई ड्रग्स आपको दी जा रही है और उससे पहले ही आपने कोई और ड्रग्स ले रखा है, तो भी इसके इफ़ेक्ट पर असर पड़ता है। ड्रग्स के दोनों तरह के इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ड्रग्स जो होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के इफ़ेक्ट शो करता है। ड्रग्स बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीक़ों को इफ़ेक्ट करता है। बेसिकली ड्रग्स को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं या दो प्रकार का कह सकते हैं। पहले हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिनको हम दवा के रूप में लेते हैं, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में हम रख सकते हैं रिक्रिएशनल ड्रग्स, जिससे ऐसे ड्रग्स जिनको हम अपनी शौक़ से मनोरंजन के लिए लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल या फिर निकोटीन जैसे पदार्थ। अगर हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करना चाहें इसके इफ़ेक्ट के आधार पर, तो हम इनको तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली कैटेगरी है डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स ड्रग जो होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो डिप्रेसेंट की तरह कार्य करते हैं, वो हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचने वाले संवेदनाओं को या कहें मैसेजेस को स्लो डाउन कर देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को स्लो कर देते हैं। डिप्रेसेंट जो होते हैं वो हमारे माइंड के कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हम जो मौजूदा कंडीशन है या सिचुएशन है उसमें रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी खो देते हैं। अगर कम मात्रा में यह डिप्रेसेंट्स लिए जाएं तो इतने हानिकारक नहीं होते। इनफैक्ट बॉडी को ये रिलैक्स फील करवाते हैं। पर्सन जो इसे ले रहा है वो रिलैक्स फील करता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लिए जाएं तो इसके विपरीत असर भी देखने को मिलते हैं, जैसे बेहोशी, वोमिटिंग, और अत्यधिक मात्रा में लिए जाने पर डेथ भी हो सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अल्कोहल, हीरोइन, मॉर्फिन एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी में हम हेलुसिनोजेंस को देखेंगे। हेलुसिनोजेंस जो होते हैं वो हमारे मौजूदा हालात को समझने की स्थिति को बिगाड़ देते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हम किस स्थिति में हैं, हम सोचने और समझने की शक्ति खो देते हैं, या तो हम किसी विपरीत चीज़ों का या कुछ अलग चीज़ों का आभास करने लगते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, या फिर जो व्यक्ति अपने लिए आनंद चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति खुशी की तलाश में इस तरह के ड्रग्स को लेते हैं। इसकी वजह से
एक्साइटमेंट महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, लेकिन साथ ही साथ पैनिक महसूस होने लगता है। हम जो है व्याकुलता महसूस करने लगते हैं, कुछ अलग ही चीज़ें आभास करने लगते हैं, और साथ ही साथ हमें वॉमिटिंग अलग होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और गैस्ट्रिक अपसेट भी हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं केटामिन, LSD, मैजिक मशरूम्स, भांग, गांजा, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है स्टिमुलेंट्स। ये डिप्रेसेंट से जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने वाले जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको स्पीड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन वहीं हमें जो है व्याकुलता बढ़ा देता है, हमारी व्याकुलता बढ़ा देता है, भूख में कमी लाता है, और हमें नींद लेने में तकलीफ़ होती है, अनिद्रा की शिकायत होती है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लिया जाए तो हमें बेचैनी होने लगती है, व्याकुलता होने लगती है, दौरे पड़ने लगते हैं, पेट में मरोड़ होने लगता है, और हमें कुछ गलत आभास होने लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैफीन, निकोटीन, ये इसके अलावा कोकेन, यह सब जो हैं स्टिमुलेंट्स की तरह कार्य करते हैं। आइए अब एक शब्द देखते हैं, ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ जो शब्द है यह ड्रग एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। ड्रग एब्यूज़ का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स का कंजप्शन जो हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक हैं। It can be defined as non-permissive consumption of some drugs that are not good for physical and psychological condition of our body. अक्सर इसके एग्जाम्पल्स अक्सर जो देखने को मिलते हैं वह है अल्कोहल, मारिजुआना, कोकेन, हीरोइन। इस तरह के ड्रग्स जो होते हैं वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। कुछ सेडेटिव्स और कैफीन एवं निकोटीन भी अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। हमें इनकी लत लग सकती है। अक्सर लोग स्ट्रेस में, गुस्से में, बेचैनी में, अकेलेपन में, या फिज़िकल फिटनेस की चाहत में, या फिर जानकारी के अभाव में ड्रग्स एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स जो एब्यूज ड्रग्स होते हैं वह हमारे शरीर में डोपामिन का लेवल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ समय के लिए प्लेजर फीलिंग होती है, अच्छा महसूस होता है, लेकिन बाद में हमें इसकी वजह से फिज़िकल एवं मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम अपना बॉडी का कोऑर्डिनेशन खो देते हैं, और जिसकी वजह से हम जो है धीरे धीरे अपने बॉडी और बिहेवियर में बदलाव देखते हैं। रिफ्लेक्स बिहेवियर जो भी होते हैं वो भी इस ड्रग्स एडिक्शन की वजह से स्लो हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं से हम जो है सोशल, मेडिकल और बिहेवियरल थेरेपी लेकर निपट सकते हैं, इन सब समस्या का सामना कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हार्मोन्स और ड्रग्स, इनका बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और आगे भी इसके बारे में अधिक जानकारी अन्य स्लाइड्स में दी जाएगी। अब तक की जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको पर्याप्त लगी होगी। धन्यवाद।